नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में राज्य मंत्री शिवसेना के उन्होंने बड़ा बयान दिया है अजीत पवार और इसके साथ ही अशोक चौहान को लेकर। तो जिस तरीके से तीनों पार्टियां की अंदर की जो कला थी वो सामने आई, अब उसके बाद अजीत पवार और अशोक चौहान के बारे में शिवसेना के जो राज्य मंत्री हैं उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया है जिसके बाद साफ नजर आ रहा है कि वो नहीं चाहते कि महाविकास अघाड़ी सरकार लंबे समय तक चले। अब अगर हम बात करें तो पिछले दिनों जिस तरीके से टिप्पणी की गई है अशोक चौहान की तरफ से सरकार को लेकर कई बड़े आरोप भी लगाए गए हैं, वहीं पर अजीत पवार नहीं चाहते थे कि महाविकास अघाड़ी सरकार बने। वो बीजेपी के साथ गठबंधन करके महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनवाना चाहते थे और इससे पहले उन्होंने सरकार बनाई भी। आपने देखा कि किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस वहां के मुख्यमंत्री बने थे। अब इस सब को लेकर शिवसेना के राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार ने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि महाविकास अघाड़ी सरकार 20 सालों तक चल सकती है अगर अशोक चौहान और अजीत पवार का फ्यूज ना उड़े। अब इनके बयान के बाद यह साफ हो गया है कि दोनों नेता अशोक चौहान और अजीत पवार नहीं चाहते कि महाविकास अघाड़ी सरकार लंबे समय तक चले। दूसरी तरफ उनके पिछले जो बयान है उसको अगर हम देखें तो अजीत पवार ने जिस तरीके से सरकार पर कई बार हमले बोले हैं और पार्थ पवार ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में जिस तरीके से शरद पवार के विरोध में वो खड़े हो गए थे और सीबीआई जांच के लिए वो समर्थन कर रहे थे। और जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि इस मामले में सीबीआई जांच होगी, उसके बाद उन्होंने सत्यमेव जयते भी लिखा था। अब महाराष्ट्र में जो सरकार थी वो इसके विरोध में थी, यानी कि सरकार के वो विरोध में खड़े हुए थे और इससे तभी ये कहा जा रहा था कि एनसीपी में शरद पवार तो कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन अजीत पवार और पार्थ पवार का रुख साफ नहीं था और कई मामलों में साफ भी हो गया कि वो बीजेपी के साथ है और वो नहीं चाहते कि महाविकास अघाड़ी सरकार और लंबे समय तक चले। इससे पहले अगर हम देखें तो शिवसेना की तरफ से जिस तरीके से बयानबाजी की गई थी कि 3 पहिए की जो सरकार है स्टीयरिंग मेरे हाथ में है, उसके बाद अजीत पवार ने एक तस्वीर शेयर की थी जन्म दिवस पर और वो दिखाई दिया था उसमें कि किस तरीके से जो सरकार चल रही है वो स्टीयरिंग अजीत पवार के हाथ में है। तो ये तो साफ हो गया है कि अजीत पवार अगर अपना समर्थन वापस लेते हैं तो सरकार गिर सकती है, लेकिन शरद पवार इसमें कहीं ना कहीं डबल गेम खेल रहे हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो आने वाले दिनों में तो इनकी सरकार गिरने ही वाली है। लेकिन अशोक चौहान की अगर हम बात करें तो वो लगातार सरकार पर आरोप लगाते आ रहे हैं, लगातार वो हमलावर रहे हैं और जिस प्रकार से उन्होंने कहा था कि आला कमान नहीं चाहता कि महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गठबंधन करके सरकार बनाएं और यहाँ तक कि आला कमान ने मना भी कर दिया था कि वो शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में सरकार में नहीं आएगी। लेकिन यहाँ के जो लोकल नेता हैं उन्होंने पैरवी की थी इस बात की कि हमें यहाँ पर सरकार बनानी चाहिए बीजेपी के खिलाफ और इसीलिए महाविकास अघाड़ी सरकार बनी थी। ये बयान उनका तब आया था जब बड़े बड़े भ्रष्टाचार, बड़े बड़े घोटाले महाराष्ट्र सरकार के सामने आ रहे थे और नाकामियां उनकी सामने आ रही थी। बिजली घोटाला, किसानों की समस्याएं, डब्बे वालों की समस्याएं, बहुत सारी छोटी सी बड़ी समस्याएं हैं और जिस प्रकार के फैसले उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ले रहे थे तभी उनका ये बयान सामने आया था। तो ये भी कहा जा रहा था कि आला कमान इसमें अपना पलड़ा झाड़ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने इससे पहले किस तरीके से बयानबाजी की थी और उन्होंने कहा था कि हम वहां पर डिसीजन लेने की क्षमता में नहीं है, यानी कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को खुश करने के लिए संजय राउत कितने भी फैसले कर ले, कितनी भी कार्रवाई कर ले उन लोगों के खिलाफ जो सोनिया गांधी या राहुल गांधी को टारगेट करते हैं या फिर वो ओबामा के लिए इस तरीके की बयानबाजी कर लें, लेकिन इनकी नाकामियों के कारण कांग्रेस कभी भी नहीं चाहती थी कि उनके साथ गठबंधन की सरकार बने। वैसे राहुल गांधी की अगर हम बात करें तो उनके जिस प्रकार से बाकी राज्यों में जो प्रदर्शन उन्होंने किया है उसको देखते हुए शिवसेना के साथ ही वो गठबंधन करने के लायक हैं और महाराष्ट्र में जिस तरीके का गठबंधन इनका बना हुआ है और जो सरकार बनी हुई है उसको लेकर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाते आ रहे हैं। अब इनकी जो कला है वो सड़कों तक भी आ गई थी, किस तरीके से कांग्रेस के नेता विरोध प्रदर्शन में खड़े हो गए थे, पोस्टर वॉर भी हुई इन दोनों के बीच में। अब तस्वीरों को लेकर जिस तरीके से आपस में इनकी लड़ाई हो रही थी, अब वो शिवसेना के राज्य मंत्री के मुंह से जो बयान दिया गया है अशोक चौहान और अजीत पवार को लेकर, वो साफ नजर आता है कि इन लोगों की आपस में नहीं बन रही है और किस तरीके की इनकी अंतर कला है। अब अगर हम शिवसेना की बात करें तो शिवसेना कई बार ये दावा कर चुकी है कि महाविकास अघाड़ी सरकार 25 सालों तक चलेगी और 25 सालों तक हम बीजेपी को विपक्ष में ही बिठाएंगे। संजय राउत ने सामना में किस तरीके से ये लिखा था। अब इसको लेकर ये चीज़ें जो सामने आ रही हैं कि एक तरफ तो अभी 1 साल इनके पूरे हुए हैं और उसके बाद ही किस तरीके से इनकी जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तमाम इनकी नाकामियाँ सामने आ गई हैं, किस तरीके से फटकार लग रही है। हर मामले में महाराष्ट्र सरकार
नीचे जा चुकी है। वहाँ पर कोई भी काम नहीं हो रहा है, जनता के भलाई के लिए काम नहीं हो रहा है और उद्धव ठाकरे सिर्फ और सिर्फ धमकियाँ देने के लिए या फिर उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो सरकार की आलोचना कर रहे हैं। अब इन सबको लेकर जनता वहाँ की त्राई त्राई कर रही है, वो विकास चाहती है और वो काम चाहती है, उनकी जो समस्याएं हैं उसका निवारण हो, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। अब सरकार की नाकामियों को देखते हुए लग नहीं रहा कि सरकार और ज़्यादा दिन चल पाएगी। अभी 2 से 3 महीने के अंदर ही बीजेपी ने यह दावा कर दिया कि वो अपनी सरकार महाराष्ट्र में बनाएगी। उससे पहले इस तरीके की बयानबाजी शिवसेना के राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार के तरफ से आना, ये साफ नजर आता है कि बीजेपी की पकड़ अब मजबूत हो रही है और बीजेपी की सरकार अब महाराष्ट्र में बन सकती है। अजीत पवार और अशोक चौहान जिस तरीके से सरकार पर हमलावर रहे हैं, अब इससे ये साफ नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में बीजेपी की सरकार वहाँ पर हो सकती है। इससे पहले शिवसेना ने ये कहा था कि हमारा जो हिंदुत्व है वो संस्कृति है और बीजेपी विकृत है, हमारी कभी भी अब मेलजोल नहीं हो सकती, हम कभी भी गठबंधन नहीं कर सकते। यानी कि बीजेपी शिवसेना से गठबंधन करना भी नहीं चाहेगी, अगर करना चाहेगी तो इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि शिवसेना ने अपनी विचारधारा छोड़ दी है, उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा है। जिस लिए वो महाराष्ट्र में जीत रही थी, उन्होंने अपना अस्तित्व वो खो दिया है। अब वो कांग्रेस और एनसीपी की तरह एक और पार्टी हो चुके हैं। यानी कि अब जो जनाधार कांग्रेस और एनसीपी के पास था, उसमें से 3 बंटवारे होने हैं। एक तरफ शिवसेना खड़ी हुई है, दूसरी तरफ कांग्रेस और एनसीपी खड़ी हुई हैं। अब उनका जनाधार अलग है और कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ये आपस में ही उन जनाधार को बांट रहे हैं। दूसरी तरफ जो शिवसेना और बीजेपी का जनाधार था, वो पूरा जनाधार जा रहा है बीजेपी की तरफ। ये साफ अब दिख रहा है और इसीलिए आपने देखा हो तो शिवसेना कितनी बौखलाई, कितनी घबराई हुई थी। जिस तरीके से फडणवीस ने इस पूरे मामले में सरकार बनाने के लिए बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि हम विकल्प सरकार देने के लिए तैयार हैं और बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली थी। उसके बाद किस तरीके से बड़ी बड़ी धमकियाँ उद्धव ठाकरे की तरफ से इंटरव्यू में दी गई, जो सामना में उन्होंने इंटरव्यू दिया था संजय राउत को। इससे ये साफ नज़र आ रहा है कि इन सब चीज़ों को उद्धव ठाकरे नज़दीकी से देख रहे हैं और उनको ये पता है कि जल्द ही इनकी सरकार गिरने वाली है। अब ये अब्दुल सत्तार की अगर हम बात करें तो इनके बयान जब आते हैं तो इससे चीज़ें साफ हो जाती हैं। वैसे अब्दुल सत्तार की अगर हम बात करें तो वो कांग्रेस के ही नेता थे और उनको इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छे से नॉलेज है, क्योंकि वो वहाँ के वरिष्ठ नेता हैं और शिवसेना ने वोट बैंक के लिए इनको अपनी पार्टी में शामिल किया था। वहीं अगर सच्चाई की हम बात करें तो इनकी जो नज़दीकियां हैं वो डी कंपनी से भी रही हैं, यानी कि दाऊद से, और इसका खुलासा सामना में ही किया गया था 1994 में कि कौन कौन से नेता हैं जिनकी नज़दीकियां दाऊद से हैं। अब उस मामले में अब्दुल सत्तार को जब राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था तो विरोध भी हो रहा था और ये कहा गया था कि मंत्री पद कैसे दे दिया गया, जब सामना ने ही इस बात का खुलासा किया था कि ये दाऊद कंपनी, जो डी कंपनी है, जो दाऊद की कंपनी है, उनके साथ ही ये खड़े हुए थे, उनके नज़दीकी हैं। यानी कि महाराष्ट्र में जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, वो किस तरीके से दाऊद के इशारे पर काम कर रहे हैं, ये खुलासा हो रहा है। अब बोहरा कमेटी का जो गठन हुआ था उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की बात कही जा रही थी, लेकिन शिवसेना ने ही जिस तरीके से बड़े बड़े खुलासे पहले किए हुए हैं और आज वही लोग बैठे हुए हैं शिवसेना में, तो इन सब चीज़ों को अगर हम गहराई से देखें तो ये साफ नज़र आ रहा है कि सरकार पर्दे के पीछे से कौन चला रहा है और इस सरकार का जाना कितना आवश्यक है, क्योंकि जनता एक तरफ है, दूसरी तरफ सरकार खड़ी हुई है और किस तरीके से जनता के भलाई में काम ना करके अपने आकाओं को खुश करने में वो व्यस्त है। अब इस बयान को अगर हम देखें तो बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि जो अब्दुल सत्तार हैं वो कई बड़े बड़े बयान दे चुके हैं इससे पहले। उन्होंने एक बार ये कहा था कि कोई भी अगर हमारी सरकार, जो हमारे विधायक हैं, उनको तोड़ने की कोशिश करेगा, अगर सरकार गिराने की कोशिश करेगा तो हम उनका सर फोड़ देंगे। इस तरीके से बयानबाजी वो कर चुके हैं, बड़े बड़े बयान उनके आ चुके हैं, काफ़ी वो चर्चाओं में रह चुके हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर अगर देखें तो उनके जो बयान हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब इसको लेकर लोग क्या कह रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। कुछ लोगों का ये कहना है कि अब ये देखना होगा कि फ्यूज उड़ती है या फिर ट्रांसफार्मर ब्लास्ट होता है, ये तो समय ही बताएगा। क्योंकि महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में जनता राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग बहुत दिन से कर रही है। पत्रकारों की आवाज़ों को जिस तरीके से दबाया गया है, उनको जेल में डाले गए हैं। अर्णब गोस्वामी और उनके जो 1000 पत्रकार हैं, जो रिपब्लिक टीवी के एम्प्लॉय हैं, उनको पर किस तरीके से FIR दर्ज कर दी जाती है। अंग्रेजों के ज़माने के कानून लगाए जाते हैं। कंगना रनावत पर किस तरीके का अत्याचार किया जाता है, उनका ऑफिस तोड़ दिया जाता है। अब उस मामले में भी बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से, दोनों कोर्ट से महाराष्ट्र सरकार
को अर्णव और कंगना मामले में फटकार लग चुकी है। बड़े बड़े इनके घोटाले सामने आ चुके हैं। किरीट सोमैया लगातार खुलासे करते आए हैं। इनकी मेयर कितने बड़े घोटाले में फंसी हुई हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए अब ये साफ नज़र आ रहा है कि महाराष्ट्र जो सरकार चल रही है उसके दिन लग चुके हैं। 1 साल पूरा होने पर इनको रिपोर्ट कार्ड पेश करना था और इनको बताना चाहिए था कि हमने जनता के भलाई में क्या क्या काम किया है और अभी हम क्या क्या काम करने वाले हैं। जो जनता की समस्याएं हैं उन पर बात करनी चाहिए थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने उन लोगों को धमकी देना प्रायोरिटी समझा जो लोग सरकार की आलोचना कर रहे हैं या सरकार गिरने की बात कर रहे हैं या फिर कुछ भी उद्धव ठाकरे या संजय राउत के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। तो उनका जो मेन मकसद था वो उन लोगों को टारगेट ही करना था, इसीलिए उन्होंने संजय राउत को अपना इंटरव्यू दिया। वैसे लोगों का ये कहना था और इस पर नितेश राणे ने भी सवाल खड़ा किया था कि अर्णव गोस्वामी को उनको इंटरव्यू देना चाहिए था और 1 साल का जो उनका कामकाज रहा है उसकी रिपोर्ट कार्ड पेश करनी थी और बताना चाहिए था कि प्रदेश की जनता के लिए उन्होंने क्या क्या काम किया है। इसी के साथ अर्णव गोस्वामी और जो सुशांत सिंह राजपूत मामले में, कंगना मामले में जो जिस तरीके के सवाल महाराष्ट्र सरकार पर उठते आए हैं उस पर उनको डिस्कस करना चाहिए था। तो इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।